हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल NTSC फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर प्रतीश राउत। आज इस पहले वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस पहले वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल, फिर सेल थियोरी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आखिर को ऑस्मोसिस तक पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो रॉबर्ट हुक took a cork and he observed that under a microscope. So what's a cork? What's a cork? A cork is the bark of the tree. It's a dead cell. रॉबर्ट हुक ने 1665 को एक सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ ये ऑब्जर्व किया कि कॉर्क जो है उसका स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब जैसा है और उसके अंदर उसने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे। तो ही सॉ लिटिल कंपार्टमेंट्स. When he saw these little compartments, he named them as cells. Why he named them as cells? Because in Latin, cells means little room. Cell means little room. और उसके बाद जैसे ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई और नए नए माइक्रोस्कोप्स इन्वेंट होते गए, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, तो आज इन इन्वेंशंस के बदौलत हमारे पास द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। तो फिर रॉबर्ट हुक के बाद आए एंटोन वॉन लीवेनहॉक. ही वॉज द फर्स्ट हु ऑब्जर्व्ड फ्यू लिविंग सेल्स कैपेबल ऑफ मूविंग. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ एंड आरबीसी. यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने पहले वो इंसान थे जिसने कि लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर. बट जहाँ बात है रॉबर्ट हुक की, उन्होंने सेल वर्ड को पायनियर किया है. ही कॉइन्ड द नेम सेल, बट ही ऑब्जर्व ए डेड सेल विच इज अ कॉर्क, द बार्क ऑफ ए ट्री. फिर बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए जिन्होंने कि धीरे धीरे करके अपने सेल्स के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको डिस्कवर किया. और हम इस चैप्टर में अगले कुछ लेक्चर्स में हम जैसे ही सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ेंगे मैं उसके साथ उनके साइंटिस्ट का नाम बता दूंगा. सो लेट्स गो नाउ विद द सेल थियोरी. सो सेल थियोरी फर्स्ट इसको कंपोज किया था स्क्लेडेन और स्क्वान ने, जिसको कि 1855 में रडोल्फ वर्काउ ने एक लाइन उसमें ऐड किया कि ओमनी सेलुलाई सेलुला. सो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है हम अभी इस पॉइंट 2 में जानेंगे. इसको ये जो पॉइंट 2 है लिखा हुआ है इधर, इसमें हम जानेंगे इसका मतलब क्या है. तो फिर सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स थे. पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. और दूसरा पॉइंट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि ओमनी सेलुलाई सेलुला. हर एक सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के लिए ही एग्जिस्ट करता है. यानी एक सेल है, वो बाद में डिवाइड करेगा, उसके बाद दूसरे सेल्स आएंगे. तो बेसिकली यहाँ पर सेल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में कहा गया. सो द थर्ड पॉइंट इज दैट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरैक्शंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स. इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है, उसका हर तरह का बिहेवियर हो या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, ग्रोथ हो, जो भी हो, सब कुछ इन सेल्स का आपस में इंटरैक्शन की बदौलत है और इनका जो सम टोटल एक्टिविटीज़ है उसी का ही रिजल्ट है. अब इधर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सेल को हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आखिर क्यों कहते हैं. सो जैसे कि हमें पता चला अभी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. सो इसको हम क्यों कहते हैं? इट इज़ सो बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. बेसिकली ऑल फंक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग बॉडी आर परफॉर्म बाय सेल्स. ये लाइन हमने सेल थियोरी के थर्ड पॉइंट में ही समझ लिया. और एक बात, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट और स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चरल यूनिट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. दिस इज द रीज़न वाई वी कॉल इट एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. वो एक सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि अपने आप में एग्जिस्ट करके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. उससे छोटा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता.
अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या सेल ही सबसे छोटा होता है? नहीं, उससे भी छोटे हैं सेल ऑर्गेनेल्स, बट वो सेल के तरह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसा सेल कर सकता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो आइए इधर हम एक फ्लो चार्ट को एग्जामिन करते हैं, ये क्या है। तो ये बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म किन किन चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूएंट होकर बना हुआ है, या फिर किन चीज़ों से वो बना हुआ है, और वो जिन चीज़ों से बना हुआ है वो किस चीज़ की बदौलत है, इसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स सी ऑर्गेनिज्म। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। Unicellular organisms are the organisms which are made up of only a single cell. For example, amoeba. Amoeba जो है वो एक ही सेल है, it's a single cell, not anything more than that. Then multicellular organisms. Multicellular organism जैसा कि नाम में ही है multicellular, तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें एक सेल नहीं होगा, एक से ज़्यादा ही सेल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सब, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, एट्सेट्रा। फिर लेट्स कम to how a organism is made, or what are the constituents of an organism. When a group of organ systems work together performing different functions and metabolic activities to keep an organism alive. अब हम आते हैं ऑर्गन सिस्टम्स के पास। सो ऑर्गन सिस्टम्स है व्हेन ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन, देन इट्स कॉल्ड ए ऑर्गन सिस्टम। जब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ अलग अलग ऑर्गन्स या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देने के लिए, तो हम उसको एक ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। फॉर एग्जांपल द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। इन सब सिस्टम्स के बारे में हम चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी बस आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर एक याद रखना है। फिर हम आते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए ऑर्गन सिस्टम। एक ऑर्गन सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? वो होते हैं ऑर्गन्स, ऑब्वियसली। So when a group of tissues work together to perform a similar function, that it's called a organ. तो जब बहुत सारे टिश्यूज, एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज एक साथ आते हैं और एक सिमिलर फंक्शन को अंजाम देने के लिए काम करते हैं, तो देन इट्स कॉल्ड ए ऑर्गन। फॉर एग्जांपल हार्ट, इट्स मेड ऑफ कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल एक टिश्यू होता है। सब हम आते हैं टिश्यूज। सो टिश्यूज when a group of cells work together to perform a similar function, they are called as tissues. जब एक ग्रुप ऑफ सेल एक साथ आते हैं और परफॉर्म करते हैं एक सिमिलर फंक्शन को, एक पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देने के लिए, तो हम उसे टिश्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल मसल्स, दे आर मेड ऑफ मसल सेल्स। ये लाइन तो हमने अभी पढ़ लिया, omnicellular, cellular, every cell exists from the pre-existing cell. सो अब इज द सेल स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ लिविंग बॉडी? इसका आंसर भी हमने अभी दे दिया है, नो, द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल आर इवन स्मॉलर। अभी हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सेल, और व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ, और व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। सो पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको डिस्कवर किया था थियोड्रेस क्वेन ने 1839 को। तो अभी चलिए देखते हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। So basically plasma membrane is the outermost covering of the cell. Like जैसे कि हमारा outermost covering हमारे बॉडी का हमारा स्किन है, वैसे ही एक सेल का जो outermost covering होता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली सेल के अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको उसके बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है या फिर अलग रखता है, और ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। यानी ये सिर्फ कुछ गिने चुने मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने देता है, बाकियों के लिए दरवाज़ा भाई बिल्कुल नहीं खोलता, बिल्कुल आने ही नहीं देता किसी और को अंदर। तो अभी हम इसके अरेंजमेंट के तरफ कुछ ध्यान देंगे। सो हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड द इनर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। सो व्हाट इज हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफोबिक मीन्स वो वाटर से डरता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मतलब डरना। वो वाटर से डरता है, वाटर के आसपास नहीं जाता वो, इसीलिए उसको अंदर की तरफ रखा हुआ है, टू द इनर साइड, सो दैट वो वाटर के कांटेक्ट में ना आए। इट कुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कांटेक्ट ऑफ वाटर। दिस एंश्योर्स दैट द हाइड्रोफोबिक टेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वियस एनवायरनमेंट। फिर आए हाइड्रोफिलिक हेड्स।
जो कि आउटर साइड का होता है। हाइड्रोफिलिक हेड्स, हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मीन्स लाइकिंग, उसे पसंद है पानी, इसलिए वो बाहर की तरफ रहता है। देन द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ऑल्सो पोजेसेस प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि इधर हमने देखा है कि वो इट इज कंपोज ऑफ लिपिड्स अरेंज्ड इन बाइलेयर। बाइलेयर अब जैसे इधर देख सकते हैं 2 लेयर में है वो, तो इसीलिए हम उसको बाइलेयर कहते हैं। सो इधर एक चीज़ को बस छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन दिया गया है कि सिर्फ लिपिड से ही नहीं बना होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स से भी बना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन आरबीसी है, उसमें प्रोटीन का रेशियो होता है 52% और लिपिड का होता है 40%। अभी आ जाते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरफ। मेम्ब्रेन प्रोटीन 2 तरह के होते हैं, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन और एक इंटीग्रल प्रोटीन। So peripheral protein lie on the surface of the membrane while integral protein are partially or totally buried in the membrane. पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो या तो वो जो मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर पूरे तरह रहते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो या तो पार्शियली नहीं तो पूरी तरह मेम्ब्रेन के अंदर डूबा हुआ होता है, बरीड होता है। इंटीग्रल प्रोटीन्स रनिंग थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर आर नोन एज tunnel proteins. So that the membrane has been described as protein iceberg floating in a sea of phospholipids. तो इधर बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है उसको समझाने के लिए एक लाइन कहा गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि एक प्रोटीन जो होता है सेल मेम्ब्रेन में वो एक आइसबर्ग के तरह है, जो कि फॉस्फोलिपिड्स के समंदर में फ्लोट करता रहता है। जैसे एक आइसबर्ग समंदर के ऊपर से फ्लोट करता रहता है, वैसे ही एक प्रोटीन फॉस्फोलिपिड्स के समंदर में फ्लोट करता रहता है। तो इसको एस जे सिंगर और गार्थ एल निकोलसन, इन दोनों ने एक मॉडल बनाया कॉल्ड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उन्होंने इसको 1972 में बनाया। इधर आप उसका डायग्राम भी देख सकते हैं। सो बेसिकली ये डायग्राम को याद कर लीजिए, ये काम आएगा आपको। सो दिस इज़ द मॉडल। सो ये मॉडल उन्होंने क्यों बनाया, किस लिए आखिर, ताकि ये जो एक सिंपल सा इधर स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको वो बेहतर तरह से डिस्क्राइब कर सकें। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडल, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स एनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन द बाइलेयर। क्वासी फ्लूइड नेचर, इस चीज़ के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस, डोंट वरी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ही है कि वो अब सेल के अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से उसको दूर रखें। द मेम्ब्रेन बीइंग सिलेक्टिवली परमेएबल अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ईदर साइड ऑफ इट। वो सेल के बाहर से सिर्फ कुछ गिने चुने मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने देता है, बाकी किसी को अंदर आने नहीं देता। देयर आर 2 टाइप्स और 2 मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द पासेस ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर से कोई भी चीज़ जाने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि नाम से ही पता चलता है इसका पैसिव, इसका मतलब क्या है, इसके लिए कुछ एनर्जी हमको ज़रूरत ही नहीं है, एक सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस थ्रू जा सकता है। डिफ्यूजन क्या होता है, जब एक हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तक एक चीज़ फ्लो करता है, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 बॉटल्स को जोड़ दें, उनके अंदर होल कर दें, एक में कम पानी होगा एक में ज़्यादा पानी होगा, धीरे धीरे जो कम पानी जिसमें होगा वो भरता चला जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन वाटर जहाँ पर था वो वहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ जा रहा है। तो जबकि इधर कोई एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी बिल्कुल ही नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी हियर। सो उसके बाद हम आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो के अगेंस्ट में जाता है। इसका मतलब क्या होता है, वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाता है। जैसा कि हमको पता है, अगर हम फ्लो के अगेंस्ट गए तो हमको बहुत सारा एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा।
फॉर एग्जांपल अगर हम एक नदी के बहाव के साथ तैर रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, हम बहाव के साथ अपने आप ही बड़ी आसानी से तैर के निकल जाएंगे। अगर हम उसके फ्लो के अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो हमको कुछ एनर्जी स्पेंड करना होगा। वही कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो इधर वो जबकि ग्रेडियंट फ्लो के अगेंस्ट जा रहा है तो वो एटीपी एक्सपेंडिचर करेगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस फ्रॉम higher to lower concentration gradient, whereas active transport takes place from lower to higher concentration gradient. ये एक बहुत दोनों में एक important difference है। Example of passive transport: neutral solutes move across the membrane by the process of simple diffusion. Diffusion मैंने आपको बता दिया है अभी। फिर active transport: the sodium and potassium pump in an animal cell. ये सोडियम और पोटेशियम सेल एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं। सभी लास्ट आता है हमारे इस लेक्चर का ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब वाटर का मूवमेंट डिफ्यूजन के थ्रू होता है हम उसको ऑस्मोसिस नाम देते हैं। तो जैसे कि मैंने बोल दिया कि डिफ्यूजन क्या है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो आज का हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आपको जो भी कुछ डाउट्स है राइट दोज इन द कमेंट बॉक्स, वी विल रिप्लाई टू इट। थैंक यू। लेट्स एंड दिस वीडियो हियर।